हेलो। हम लोगों ने पढ़ चुका भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करना, मुख के माध्यम से प्रवेश करना, किस प्रकार से दांतों का विभिन्न प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। भोजन का टुकड़ों में काटना, महीन कणों में विभक्त करना, उसके बाद रत्नक का पिसाई का काम करना, और पिसाई उसके बाद लार ग्रंथि, लार गुहा के माध्यम से मुख गुहा जिसमें लार ग्रंथि पाई जाती है मुख गुहा में, वो लार ग्रंथि के माध्यम से पेस्ट स्वरूप में बन मिल करके ग्रास नलिका और ग्रसनी के माध्यम से सीधे अमाशय में प्रवेश करना। ये पिछले अध्याय में पढ़ा। अमाशय में विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय, इसके पाचक ग्रंथियों के माध्यम से भोजन का पाचन होता है। पचा हुआ भोजन आंत में प्रवेश करता है। आंत में किया प्रवेश पचा हुआ उपयोगी पदार्थ आंत के दीवारों में दीवार अवशोषित कर लेते हैं, जो हमें शक्ति देने का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर निकलने का काम करता है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। ये एक बात और हमको जान लेनी चाहिए, जब कोई भी स्वाद पदार्थ हम मुख में प्रवेश करें हमारे, तो मुख में एक जीभ महत्वपूर्ण अंग है। जीभ को इस प्रकार से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अग्र वाला भाग, अग्र मध्य, मध्य और पश्च। ऐसे इस प्रकार से ये भाग उसको स्वाद के आधार पर मुख में प्रवेश करे तो स्वाद मीठा, अग्रभाग के द्वारा मीठा, नमकीन, अग्र मध्य नमकीन के टेस्ट हमको मिलता है। मध्य भाग खट्टा और भी कड़वा। इस प्रकार से जीभ के भी 4 भाग हैं। जीभ के सामने वाला भाग मीठा, अग्र मध्य नमकीन, मध्य भाग खट्टा, कड़वा। ये स्वाद की जानकारी हमें जीभ के द्वारा होती है, तब हमारे मुख के माध्यम से लार ग्रंथि से मिल करके भोजन हमारे शरीर में पाचक ग्रंथियों पित्ताशय, अग्नाशय, यकृत और लार ग्रंथि, ये 4 हमारे पाचक ग्रंथि कहलाते हैं। इनके माध्यम से भोजन का पाचन होना, पाचे हुए भोजन आंत में पहुंचता, आंत में उपयोगी पदार्थ को आंत के दीवार अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित हुआ भोजन जो हमारे ब्लड के रूप में काम आता है, ब्लड बनता है, और अनुपयोगी पदार्थ को उत्सर्जन शरीर के उत्सर्जन अंगों के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है। इस प्रकार हमारा शरीर भोजन का पाचन, अब पाचन हुआ उसके बाद आवश्यकता पड़ती है हमारे पाचन पचे हुए भोजन को ऊर्जा के रूप में परिणित करना। ऊर्जा के रूप में परिणित कैसे होगा, ये बात है भाई। हम भोजन किए तो ऊर्जा कैसे बनेगा? ऊर्जा का अवशोषण का माध्यम ब्लड, रक्त के रूप में बनना। तो उसके लिए 2 वाहिनियाँ होती हैं, एक का नाम धमनी और शिरा। 2 रक्त वाहिनियाँ, धमनी और दूसरा शिरा। ये 2 प्रकार के रक्त वाहिनियाँ होती हैं। अगर हमने अनुभव भी किया होगा, हमारे शरीर में अगर कहीं पर चोट लगती है तो चोट लगे हुए भाग पर तुरंत ब्लड निकलने लग जाता है। ये हमारे उन्हीं अंगों के माध्यम से निकलते हैं। तो ऊपर में जो हमारे शरीर के ऊपर भाग में जो नीले कलर के दिखाई देते हैं, वे शिरा कहलाते हैं। जो शरीर में फैले हुए नीले नीले कलर रंग के दिखाई देते हैं, वे शिरा। और जो अंदर भाग में इसी प्रकार
की वाहिनियाँ फैली हुई है वो धमनी कहलाती है। दोनों के अलग अलग कार्य हैं। शिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को ला करके हमारे हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। हृदय में पहुंचा हुआ रक्त फेफड़े में जाकर फेफड़े के द्वारा में ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑक्सीजन युक्त होकर के फिर धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक फिर पहुंचने का काम, यह क्रम चलते रहता है शिरा के द्वारा। अर्थात यह भी हम कह सकते हैं शिरा में जो रक्त वाहिनियाँ चलती है वे अशुद्ध रक्त रहते हैं, धमनी के द्वारा बहने वाली रक्त वाहिनियाँ शुद्ध होती है। शिरा के शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाए, हृदय से फेफड़े में उस रक्त को ऑक्सीजन युक्त किया जाता है। ऑक्सीजन युक्त होने के बाद वह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना, ये धमनी और शिरा दो रक्त वाहिनियाँ होती हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में उत्सर्जन अंग, जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा कि कोई भी पदार्थ लिए तो पाचक रस में परिवर्तित होगा, पाचक रस के उपयोगी तत्वों को आंत ग्रहण करके रक्त के रूप में परिवर्तित करता है, और शेष जो भाग अनुपयोगी पदार्थ जो है उत्सर्जन अंग के माध्यम से बाहर निकलते हैं। शरीर के हमारे उत्सर्जन अंग क्या होंगे? पसीना के रूप में बाहर निकलना, श्वेत का जो त्वचा के माध्यम से बाहर निकलता है, गुदा द्वार से मल के माध्यम से बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है। मूत्र मार्ग मूत्राशय के माध्यम, मूत्र नलिका के माध्यम से बाहर निकलता है। इस प्रकार से हमारे जो अनुपयोगी तत्व होते हैं शरीर के, वे विभिन्न माध्यम से शरीर के बाहर निकलने का काम करता है, जिनके लिए जैसे मूत्र मार्ग निकलने का एक माध्यम है वृक्क, इसका कहते हैं वृक्क कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। दो जोड़े इसमें वृक्क पाए जाते हैं हमारे शरीर में, दो जोड़े मूत्रवाहिनियाँ पाई जाती है, एक और ये मूत्रवाहिनियाँ, एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, दो टू, और उसके बाद हमारे मूत्राशय में इकट्ठा होकर के मूत्र मार्ग के माध्यम से वह विसर्जित हो जाता है। तो ये डायग्राम हम सबको जानकारी होनी चाहिए, डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है हम सबको। उत्सर्जन तंत्र वृक्क का नामांकित चित्र, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हमारे अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वे बाहर निकलने के लिए उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में काम करते रहते हैं। अभी हमने पढ़ा परिसंचरण तंत्र, जिसमें धमनी और शिराएं होती है, तो हमने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र रक्त को शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दो प्रकार से विभक्त किए गए हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में स्वतंत्र श्वसन तंत्र, श्वास जिस प्रकार से हमारे मुख से और नासिका से जो श्वास जाती है वह सीधे फेफड़े में जाती है, फेफड़े में लिए गए, और वहीं से जो अपशिष्ट वायु है वे उसी माध्यम से, नाक या मुंह के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो उत्सर्जित होने का काम भी करते हैं। तो हमारा श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, ये और उत्सर्जन तंत्र। अब हमारे शरीर के, जैसे हम लोग कोई भी जानते हैं, कोई चीज़ को अगर मुलायम चीज़ है उसको ऐसे सीधा रख दिया जाए, एक आटे को ही बना करके बहुत लंबा खंभन हुआ बना दिया जाए तो वह नहीं रह सकता। कोई भी चीज़ को ऐसा मुलायम चीज़ है उसको सीधे नहीं रख सकता। उसी प्रकार हमारे शरीर के बनावट भी विभिन्न प्रकार के चीज़ों से हुआ है। जैसे इसको मांसपेशियाँ, कंकाल,
ढांचा, जिस तो अस्थि के माध्यम से कंकाल बना रहता है, मांसपेशियाँ। अब ये जरूरी है कि सब शरीर बने हुए हैं तो सब तक पर्याप्त रूप से हमारे द्वारा लिए गए पाचन से उत्पन्न रक्त का परिसंचरण भी हो, इसलिए परिसंचरण के रूप में धमनी, शिराएं और तंत्रिका तंत्र बने हुए हैं। इनके माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न भागों में संवेदनाओं का, शक्तियों का संचरण होता है। अब इसके फिर 4 भाग के रूप में हम कर सकते हैं। इसमें जो तंत्रिका तंत्र हमारे रहते हैं, यहाँ पर हमारे मस्तिष्क पाया जाता है। ये हमारे मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क कमांडर है, कमांड करता है, पूरे शरीर को कमांड करता है। यहाँ पर से निकलते हुए हमारे अंदर से एक बने हुए मेरुरज्जु, मेरुरज्जु मस्तिष्क के समान ही कार्य करने वाला एक ऐसा तंत्रिका तंत्र है जो शीघ्र निर्णय लेने का काम करता है। हमने कभी कभी देखा, जब कोई काम करना है तो किसी चीज़ को उठाना है तो मस्तिष्क का हमको आदेश दिया हाथ के माध्यम से, तो हाथ उठाने लग गए। कभी हमको यह भी होता है, अगर हमारे अंग में कोई मच्छर ने काटा फट से, तब उस समय हमारे मेरुरज्जु काम करता है, तुरंत भगाने का, वहाँ पर को मसलने का काम। इस प्रकार से काम मेरुरज्जु के माध्यम से हमारे शरीर में होता है। अब सवाल आ गया संवेदी अंग। अब हमारे मुख, नाक, कान, त्वचा, ये हमारे संवेदी अंग है। इसमें संवेदनाएं उत्पन्न संवेदनाओं को महसूस करने का काम ये करती है, इसलिए इसका नाम संवेदी अंग। और पूरे शरीर में जाल फैला हुआ है तंत्रिका तंत्रों का, पूरे तंत्रिकाएं फैली हुई है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में संवेदनाओं का संचरण होता है। तो हमें ध्यान में रखनी है हमारे शरीर में पाचन तंत्र किस प्रकार से काम करता है। पुनः स्मरण कर लें, पाचन तंत्र के कार्य, उत्सर्जन तंत्र के कार्य, रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य, ये हमको ध्यान में रखनी है। तो एक मानव शरीर, ये जीवों में इस प्रकार से परिसंचरण का कार्य होता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न जैसे ऐसे कोई भी आ गया, तो लार ग्रंथि के कार्य क्या है, जैसे हमारे में रहता है, तो हम बताने में हमें सक्षम होना चाहिए कि लार ग्रंथि हमारे विभिन्न दांत के अंगों के द्वारा चबाए हुए भोजन को महीन कणों को पेस्ट के रूप में मिला करके हमारे ग्रसिका नाली, ग्रास नलिका के माध्यम से शरीर में ले जाती है। अर्थात वह सूखे पदार्थ को गीला करने का काम मुख गुहा में पाए जाने वाले लार ग्रंथियाँ करती है। ठीक, थैंक यू।